मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी, ध्येय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले अभी पता लगा कि आपकी 2 नई बुक्स आ रही हैं। एक बुक अभी आ चुकी है और एक नई बुक और आ रही है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, तो कुछ उसके बारे में हो जाए। एक्चुअली ये पहली जो किताब है ये भी एडिटेड बुक है। ओके सर। और ये बुक है जो सीआरसी प्रेस ने पब्लिश की है और इसका टाइटल है साउथ एशिया एनर्जी कॉरिडोर। साउथ एशिया एनर्जी कॉरिडोर, जिसमें 3 चैप्टर मेरे हैं। इंट्रोडक्शन मेरा है, देन उसका जो मैनेजमेंट है वो है, और तीसरा एक बायोमास एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देने की कोशिश की है कि जो साउथ एशिया कहना है इज अ काइंड ऑफ अ मिसनोमर, एक्चुअली इट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। करेक्ट सर। तो ये इज ज्योग्राफिकल एंटिटी जहाँ की रिसोर्सेज जो है मोनोलिथिक हैं। तो क्योंकि रिसोर्सेज मोनोलिथिक हैं तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि अब जैसे नदियाँ हैं, आप देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है वो बांग्लादेश से भी जाती है, हमारे यहाँ भी है। करेक्ट सर। चाइना से तिब्बत से आती है। तिब्बत वाज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज अगर देखा जाए। इसी तरह आप देखिए वेस्ट में इंडस जो रिवर सिस्टम है वो पूरा का पूरा उस पर इंडिया पाकिस्तान दोनों डिपेंड करते हैं। दूसरा जो आपकी लिंकेज जो है वो अफगानिस्तान से भी है और सेंट्रल एशिया से है। इधर आपकी लिंकेज क्या है, म्यांमार से है और अप टू थाईलैंड तक। तो जो मेरा इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है वो ये कि ये रिसोर्सेज अगर हम ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो इसमें सेंट्रल एशिया से लेकर के ये साउथ ईस्ट एशिया तक हमको एक साथ देखना पड़ेगा। करेक्ट सर। एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज। नहीं तो आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए पानी है, बिजली है, ये कहाँ से आ रहा है? जो ताजिकिस्तान में नदी है उनसे आप जो है HVDC पे हाई वोल्टेज DC पे आप ले सकते हो। करेक्ट सर। जो यहाँ पे हाइड्रो पावर। इसी तरह इंडस बेसिन से आप कर सकते हो। इंडिया से आपको जो है जो कोयला जो है इंडिया में है। इसी तरीके से अगर इस तरह 54 नदियाँ ऐसी हैं जिसकी इंडिया और बांग्लादेश में कॉमनैलिटी है। करेक्ट सर। तो अगर हम इन सबको करें तो ये एक हमारी और किसी भी देश की प्रगति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एनर्जी है। करेक्ट। अगर आप एक कर्व भी ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एनर्जी हैड बीन प्रोमिनेंट। अच्छा, दूसरा जो पानी है दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मेजर सोर्स फॉर लड़ाई झगड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर कैपिटा घट रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों के चलते तीसरा उसमें क्लाइमेट चेंज का असर बहुत आ रहा है। कुछ नदियाँ ड्राई बेसिन हुई जा रही हैं, जैसे कि चाइना की दोनों हांगे एंड यांग से हुई जा रही हैं, इंडस हुई जा रही है। इंडस में तो ये बुरा हाल हो गया है कि जो उनके जो डाउन स्ट्रीम है उसमें ये हालत आई जा रही है कि 80 करीब किलोमीटर जो है वो एस्चुरी अंदर आ गई है, क्योंकि पानी में सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी नहीं बची है इंडस में। तो जो उनका जो सखर वाला एरिया था जो पाकिस्तान का, वो जो उनकी राइस बाउल थी वो ख़त्म हो गई, तो उनकी फूड सिक्योरिटी पर असर होने लगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें हम लोगों ने कोशिश की। व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ। दूसरी किताब जो है ये एक्चुअली क्या है कि बैटलफील्ड जो है ये भी एडिटेड बुक है जिसका कि मैं एडिटर हूँ। अच्छा। इसमें 2 चैप्टर मेरे हैं और बाकी टोटल 15 चैप्टर हैं। द बुक्स नेम इज बैटलफील्ड। उसमें इसका है स्ट्रेटेजिक रिफ्लेक्शंस। स्ट्रेटेजिक रिफ्लेक्शंस। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो कोशिश ये की है कि जैसे बैटलफील्ड है इस पे टेक्नोलॉजी का बहुत असर होने वाला है। जैसे आप भी जानते हो कि जैसे आर्मीनिया अजरबैजान वॉर हुआ जिसमें ड्रोन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अभी यूक्रेन में वही हो रहा है, एंड बैरक्टर। एंड आपने देखा जो सुलेमानी को मारा गया था। करेक्ट सर। ऊपर से आपने MQ-9 रीपर से मारा, किसी को पता भी नहीं चला कि वो सीधे मतलब उसको लग गया। इतनी हाइट से वो 27-28 हज़ार फीट की हाइट से है। एंड उससे आप सर्वेलेंस भी कर सकते हो। AI का बहुत रोल होने वाला है इम्पर्सोनेशन पे। आपको सिस्टम का जो ट्रेंड आपको बनाने के लिए इन सब में AI का बहुत रोल होगा। देन डीप सी में आपको जो है आजकल क्या है कि ड्रोन्स जो हैं वो डीप सी से भी आप लॉन्च कर सकते हो। चाइना कर रहा है जैसे मिजेट माइन
मिजेट सबमरीन्स, जी। देन हाइपरसोनिक्स। जा करेक्ट सर। आपने देखा कि जैसे जो अभी ईरान ने छोड़े थे उसमें एक ही से फतेह 2 हाँ जी वही पहुंच पाई, बाकी तो सब जी। बाकी उनकी सब जो तो इंटरसेप्ट हो गई। हाँ डेविड स्लिंग और आयरन डोम ने खत्म जी, कर दी, जी। लेकिन इसको कोई नहीं कर पाया क्योंकि ये मार्क 5 एंड अबव है। जी। तो ये एरिया हम लोग उसमें ले रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजीज कैसे बैटल फील्ड को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी, कैसे क्वांटम रक्षा की- कंप्यूटिंग, हाँ, डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ी से आएगी। तो ये चीज़ें हैं, चाहे वो एडी का सिस्टम्स हो, हम लोगों ने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि विच आर द एरियाज इन विच इंडिया नीड्स टू वर्क। करेक्ट सर। तो ये एक तरह से टू मतलब इसको कहा जाए कि थीम इज टेक्नोलॉजी टू शेप द फ्यूचर बैटल फील्ड्स। Correct, sir. ये है जी सर। वाओ सर, व्हाट एन वो इंटरेस्टिंग। 16 को रिलीज हो रही है। ओके 16 दिसंबर को। जी 16 दिसंबर को दिल्ली में। मैं Okay. जा रहा हूँ 15 को, तो वहाँ पे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छा। वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ आर्मी कमांडर थे उन्हीं ने ये हम लोगों से कहा था कि लास्ट ईयर हमारी थीम थी इंडिया वेक्स। तो उसमें हमने लिखा, उसकी किताब का हम जो टाइटल दिया था द एलिफेंट अवेक्स करके। अच्छा। तो उसमें हमारा बेसिकली आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से, जो आप भी जानते हो कि इस बार सडनली 21,000 करोड़ का हम लोगों ने अपनी से एक्सपोर्ट किया है। जी जी जी। तो हमारा Defense काफ़ी export। इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है एक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। 16th को एक बार को बुक लॉन्च हो जाती है तो जरूर विल लव टू परचेज द बुक हाँ हाँ एंड विल लव टू बिल्कुल, रीड। आई शेयर द लिंक, हम आपको दिलवा देंगे उसमें। Sure, आज sir. उसको ज़्यादा कॉपी अगर आप चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे। श्योर सर। तो ये है। सर आपकी पोस्टिंग्स के बारे में बात करना चाहेंगे। हमने सुना है कि आप हाँ, अंडमान निकोबार कमांड, अंडमान- इट इज़ कॉल्ड Tri ANC, services। अंडमान एंड निकोबार कमांड। Okay। मैं उसका चीफ ऑफ स्टाफ था। Okay। 2008 से लेके 2010 तक। ओके। एंड एग्जैक्ट डेट भी अगर बोला जाए तो, क्योंकि वो बहुत दोनों बहुत हिस्टोरिक डेट है मेरी ज़िंदगी में और देश की ज़िंदगी में। अच्छा। 26 नवंबर 2008 आई अज्यूम द अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ 26/11 की वजह से। दूसरा जो 16 अप्रैल 2010 में आई रिलिंक्विश द अपॉइंटमेंट बिकॉज दैट इज़ माई मैरिज एनिवर्सरी। तो इसलिए वो बहुत ही है, तो वहाँ अंडमान में था मैं। ओके सर। 2 साल रहा। उसके बाद अंडमान से मेरा एक और एसोसिएशन रहा है। ओके सर। उसके बाद एक वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल A.K. सिंह। तो उनके टाइम में एक स्टडी ऑर्डर हुई, हाउ टू डेवलप अंडमान्स विद ए व्यू टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके। तो वो स्टडी थी एक हम लोगों ने की थी, उसमें आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट स्टडी। आई वाज उसमें सिक्योरिटी पोर्शन तो मैं कर रहा था, उसके अलावा आई वाज काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आल्सो ऑफ दैट स्टडी। ओके सर। तो उसमें हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दी थी, सम ऑफ देम आर नाउ फ्रक्टिफाइंग, जैसे कि वो गलाथिया बेस वाला जो अच्छा। ये आ रहा है, क्या क्या कहलाता है, एक बेस वहाँ पे बना रहे हैं, एंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बन रहा है। एक हम लोगों ने उसमें और भी किया था कि जो कुछ वो एक नई एयरफील्ड बनाने के लिए वो भी बन गई है। सर जैसे वहाँ पे अंडमान पे आप इतना दिन रहे, तो अंडमान में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक बन रहा है, उसी की तो बात गलाथिया बेसिन की बात कर रहा तो वहाँ पर मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे कंसर्न्स दिखा रहे हैं। इंडिया का कहना है कि हम लोग उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया सिंगापुर डेवलप कर सकते हैं, और हमारे जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करके, तो ये जो मल्टी प्रशांत जी, मैं अच्छा मैं आप जो आपका मैं सवाल समझ गया जी। अगर इसको आप गौर करो, ग्रेट निकोबार की जो लोकेशन है, पहले तो अंडमान पूरे की लोकेशन जो है इस तरीके से है, उसमें से 3 पॉइंट निकलते हैं जी सर। एक बोल कहलाता है जो सबसे नॉर्थ में डंकन्स पैसेज, आपका जो वहाँ एक लैंडफॉल आइलैंड है, वहाँ से ये जो आपका कोको आइलैंड है सिर्फ 18 किलोमीटर है। ओके सर। तो म्यांमार पे म्यांमार को आप चाइना कर सकते हो। दूसरा ये सोनाल्डिया, कॉक्स बाजार, वहाँ जाने के लिए एक उसके लिए जो डंकन्स पैसेज से आप कर सकते हो, चटागांव के लिए। फर्दर आप आइए जहाँ अंडमान ग्रुप ख़त्म होता है, लिटिल अंडमान, वो और जहाँ पे जो ननकावरी जिसको बोलते हैं कार निकोबार शुरू होता है, उसके बीच में जो समुंदर है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। जी। वो एक वेरी मेजर
एंट्री पॉइंट है और इंटरनेशनल वाटर्स है। हाँ, इसके नीचे जो ये कार निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड के नीचे जो सी है उसको हम लोग बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। ओके सर, अच्छा, वहाँ पे क्या है कि एक मलाक्का पैसेज है, करेक्ट सर, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अगर आप वहाँ से आप साउथ चाइना सी में जाना चाहते हो तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जाना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो पूरा जो भी ट्रैफिक ईस्ट को जा रहा है वो वहाँ से जा रहा है, अनलेस वो आर्कटिक रूट जब कल को बन जाएगा वो बात दूसरी है। नीचे उसमें लोबॉक एंड सुंदा स्ट्रेट है, लेकिन वहाँ से उतना अच्छा नहीं है। ये हालांकि 3 माइल ब्रॉडी है, लेकिन ये बहुत बढ़िया पैसेज है। चाइना की करीब 71% डिपेंडेंस इसके ऊपर है। तो अगर आप बोलते हैं मलक्का डायलेमा चाइना की, वो हु जिनटाओ ने बोला हुआ था। तो आज भी चाइना ने कोशिश की कि थाईलैंड में वो क्राफ्ट स्तमस बनाए, साउथ थाईलैंड में एक स्तमस का जो, लेकिन वो भी स्टाइमी हो गया, वो नहीं हुआ। उन्होंने हालांकि उसके लिए पैसा भी दिया $6 बिलियन, लेकिन नहीं बात बनी। तो वो एक बड़ा भारी एक नुकसान हो गया उनको। तो उनको मलक्का से जाना ही जाना है। अगर आपको मलक्का से जाना है तो उसमें क्या है कि ये जो ग्रेट निकोबार है, ज्योग्राफिकली वहाँ से आप देखिए, वहाँ से जो सुमात्रा है सिर्फ 73 किलोमीटर से, तो उसमें आप बिल्कुल उसको डोमिनेट कर रहे हो। तो इसीलिए वो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक तो आपकी एक बहुत बड़ी एक नेवल एयर स्टेशन है बाज करके, और वो कैम्बल भी जगह है जहाँ पे है। दूसरा, अब ये गलाथिया बेसिन में ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या बेस भी बन रहा है कि 2000 एकड़ है। तो ये जब बन गया तो आप पूरा 6 डिग्री चैनल को पूरी अच्छी तरह डोमिनेट कर सकते हो। तो अगर वहाँ कोई चाइना में कोई जाने की कोशिश करेगा, उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में वो आना चाहता है। उसका क्या है कि इंडियन ओशन रीजन में अभी इंडिया की डोमिनेंस है। अगर इंडिया की डोमिनेंस ख़त्म होगी तभी मलक्का डेल्मा उसका ख़त्म होगा, तभी उसका 71% उसने कोशिश की। जैसे उसने ग्वाडार ना, ग्वाडार जो है, 2 चीज़ें, ग्वाडार एंड हम्बनटोटा दोनों। हाँ, ग्वाडार में जो प्रॉब्लम हुई कि बलूचिस्तान इज ऑन बॉयल। नॉर्थ में जो CPEC थे उसने बनाई एज अ पार्ट ऑफ BRI। दूसरा, नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान, सेम इशू। तो वो जो ग्वाडार से उसको फ़ायदा चाहता था कि हमारा एनर्जी फ्लो वहाँ से हो जाए, वो नहीं हो पा रहा। एज एन ऑल्टरनेटिव टू मलक्का डायलेमा। हाँ, वो नहीं हो पा रहा। क्रा ऑफ स्तमस वो भी नहीं हो पाया। तो उसने कोशिश की एक और, कि ईरान के साथ उसने एक डील किया कि अगले 25 साल में आई थिंक $400 बिलियन वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो एक बंदर जस करके है फर्दर नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्वाडार, वो वहाँ। लेकिन ईरान इज़ टू स्मार्ट, वो नहीं देना चाहते, क्योंकि उसमें जो ईरानियन गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो उसको नहीं देना चाहते। तो उस पर उसकी बात नहीं बन रही है। हालांकि अगर आप देखिए कि ही इज़ नॉट वेरी होपफुल ऑफ CPEC, तो उसने कोशिश क्या की है, तो वो उसको चाइना छटपटा रहा है। उसने टर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से, क्योंकि किसी तरीके से वो कैस्पियन के ऑयल को भी चाहता है, क्योंकि उसको, अब जैसे मैंने बोला, जहाँ से हम लोग शुरू किया था, एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो उस पर ये सारा कुछ, और कैस्पियन ऑयल को ही लेकर के अजरबैजान, आर्मेनिया का भी जो है उसका भी एंगल यहाँ से निकलता है। जी सर। तो ये जो अब अंडमान में आपने इतने साल सर्व किया है, आपसे बात करना चाहूँगा सेंट मार्टिन आइलैंड की। आज कि सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के आजकल जो बातें चली कि जब शेख हसीना आई तो उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड के नाम लिया। उन्होंने बोला एक कंट्री है जो लेना चाहता है, और उन्होंने हमसे डिमांड की अगर हम वो साइन कर देते तो आज ये नहीं होता। तो सर क्या इतनी इम्पोर्टेंस है, और ये क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को आप क्लोजली समझते हैं? क्या इस तरह की बातें ऐसी होती हैं इंटरनेशनल? बिल्कुल होती है। अगर आप वहाँ का देखिए, अच्छा देखिए, उसमें जो, जहाँ मैंने एक पहले बोला था, फॉल्ट लाइन होगी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। तो सेंट मार्टिन का जो अमेरिका का IOR में इंटरेस्ट है, 2 फोल्ड है।
एक्चुअली एक तो देखा जाए उसके बेसिस पूरे हैं। मतलब डिएगो गार्सिया में तो वो है ही, तो उसको सेंट मार्टिन्स क्या करेगा उसको? मतलब मैं इसका समझना चाहता हूँ। डेगो गार्सिया में है, लेकिन आईओआर में कहाँ है? जो इधर आपके एंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में कहाँ है? उसका कोई बेस नहीं है। जी हाँ, कोई बेस नहीं है। चट्टगांव में एक चाइना के पास है, जी, सोनाल्डिया, वो चाइना के पास है। तो वो उसको जो है सेंट मार्टिन में बैठा रहा। एक तो ये, इसको हमको लिंक करना चाहिए दो और चीज़ों से। ओके सर। एक तो अगर आपने हाल में देखा होगा कि इंडिया ने एक ड्रिलिंग शुरू कर दी है निकोबार के पास में, क्योंकि वहाँ ऑयल है, ओके, ऑयल एंड गैस। ओके, तो इंडिया ने वहाँ पे शुरू किया है। तो वो एक इन्फ्लुएंस का एरिया बन रहा है। ओके, बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल रीजन। दूसरा, सेंट मार्टिन से ऊपर जो उसने दूसरा भी है उसका एंगल, वो ये है कि जो एक जैसे कि आइक था ना, साउथ आइशे, ये जो BRI का एक जो और पार्ट है, इसमें इंडोनेशिया में जो एक क्रिश्चियन स्टेट उन्होंने बनाया है, उस तरह से ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्टे। हाँ, तो तिमोर लेस्टे उस तरह का अगर ये बनाएगा। अच्छा, ये क्या है, फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। ये शिन जो हैं, चिन्स, वो म्यांमार में है। सेम इथनिक स्टॉक इज कुकीज, सेम इथनिक स्टॉक इज मीजोस, एंड सेम इथनिक स्टॉक इज चट्टगांव ट्रैक्ट में, जो उनके साउथ में। अच्छा, अगर इसको मिला करके एक नया देश बन जाए, जोगम, हाँ, जोगम जिसको बोल रहे हैं, इससे क्या वो उसको मिलेगा? इसकी लाइन में है यूनान। यूनान जो है, जो उसका जो है, इट इज जो पुराना तिब्बत था उसका हिस्सा है, एंड इट इज अंडर वैली ऑफ चाइना। तो आप सोचो कि कितने उसने कॉलोनियां एक साथ साध ली। बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना। अच्छा, इंडिया क्या है कि जो अमेरिका का जो ओवरऑल अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखें, इंडिया उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ इंपॉर्टेंट है? एशिया पैसिफिक पे, बट नॉट इन यूरोप। जो बाइडेन का अभी तक था, बाइडेन वॉज मोर कंसर्न अबाउट यूरोप। दैट इज वाई यूक्रेन वॉर टुक प्लेस। ट्रम्प इज मोर कंसर्न अबाउट चाइना, एशिया पैसिफिक। तो हो सकता है आफ्टर 20th जनवरी थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज, बट राइट नाउ बट इन एनी केस अमेरिका विल नेवर लाइक इंडिया टू ग्रो एज ए टोटली इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये बात कि सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस में बोली भी गई, कि विल नॉट लेट कासिडी ने बोला था ना, हाँ, करेक्ट, कि भाई यू मस्ट नॉट टेक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू दैट लेवल, जब मोदी इन जुलाई वेंट टू रशिया। सो ये चीज़ जो है, ये सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें गौर करने वाली ये है कि आप ग्रो करो, बट मेरे हाथ के नीचे रहो। तो वो इंडिया इज नॉट डूइंग इट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट इंडिया को भी टू हील इंडिया, बिकॉज आप देखो उससे नुकसान क्या हुआ। जो बांग्लादेश अभी जो क्रिएट हुआ पोस्ट 5 अगस्त, पिछले 50 साल से आपकी प्रॉब्लम्स सब्सटेंशियली रिड्यूस हो चुकी थी। करेक्ट सर, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो चुकी, ईस्ट में नहीं थी। उसके पहले नागालैंड, मिजोरम 66 वगैरह में था, कुछ नहीं था। अभी क्या, जो जमाते इस्लामी बांग्ला और जमाते इस्लामी इस्लाम जो जमाते इस्लामी है वहाँ पे, बांग्लादेश का चैप्टर, एंड जो वो सब आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसमें चाइना को भी फायदा है। चाइना को भी फायदा है कि चाइना ने भी कोशिश की है। सर, इस तरह की जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी फैलाई जाती है, इसके लिए कई बार कुछ एक्सपर्ट्स चाइना को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स यूएसए को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मेरा अपना मानना है कि देखिए ऐसा है ना, फॉल्ट लाइन है सिंपल। क्योंकि क्या है कि अंग्रेज़ों ने कोशिश की, जो शुरू में नागालैंड में, वही तो मुहिबा बोल रहा है। करेक्ट, कि भाई झंडा हमको दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कर दो, फिर क्या तुम्हारी सॉवरेन, फिर इंडिया की सॉवरेनिटी कहाँ रह गई? सही बात है।
क्या बातें कर रहे हो कि झंडा भी हमारा हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा हो, तो बचा तो क्या? ऐसे बचा क्या? अभी जैसे जो रीसेंट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट जो जा करके वहाँ दे के आए हैं ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम हाँ, यूएस में, जी हाँ हाँ बिल्कुल। पहले दिन तो बड़ा कंसल्ट ठीक किया। ठाक बोला, हाँ, दूसरे दिन जो उसने ये कोलंबिया में बोला वो उसने कुछ और ही बोल दिया, जी। क्योंकि इतनी देर में। इसमें क्या आप देखिए कि विजिट ऑफ टू बांग्लादेश डोनाल्ड लू इज अ रेजिम चेंज, रेजिम चेंजर। अभी फिर से आए असिस्टेंट हुए सेक्रेटरी, हैं। अभी फिर से इंडिया आए आए हुए हुए हैं। हैं। इंडिया में भी आप देखिए कि वी मे इट मे बी इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि सब कुछ चीज़ें तभी होती हैं जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला होता है। कुछ तो उसमें सच्चाई कितनी है नहीं है, दैट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इट इज जस्ट नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस। करेक्ट सर। लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि हर बार ऐसा कैसे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सो ये दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, बिकॉज दे वांट, अमेरिका वांट्स यू टू रिमेन एम्ब्रॉयड इन योर स्फेयर, चाइना ऑल्सो वांट्स यू टू रिमेन एम्ब्रॉयड इन योर ओन स्फेयर्स। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अगर अनस्टेबल हो गया, इमेजिन कितना नुकसान होगा भारतवर्ष को। ट्रू ट्रू सर। इन मोर देन वन वे, इकोनॉमिक टर्म्स में, स्ट्रैटेजिक टर्म्स में, बोथ। तो ये जो है, जो बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, आपको, अच्छा अमेरिका, मेरा अपना मानना ये है कि अमेरिका बहुत सी चीज़ें ऐसे करता है विच इज इट सेज कि हम इसको बाद में कंट्रोल कर लेंगे। दे डिड नॉट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। सेम इज अफगानिस्तान, सेम इज इंडिया, सेम इज इराक, तीनों जगह उसने वही गलतियां की। अभी सीरिया में भी वही गलती है कि रेजिम चेंज तो हो गई, तो ईरान रशिया सॉर्ट आउट हो गए, ईरान रशिया दोनों सॉर्ट आउट हो गए, बट यू हैव क्रिएटेड, मतलब एक फ्रैंकस्टीन को तुमने जन्म दे दिया, ISIS। करेक्ट सर। अफगानिस्तान तुम क्यों छोड़ के भागे? तुम कंट्रोल करने गए थे ना अलकायदा और ISIS को, वो तो किया नहीं। अलकायदा तालिबान, वो हथियार उनको और मिल गए। सही बात है। तो ये जो चीज़ें अमेरिका मेरे ख्याल में अपने जो इमीडिएट इंटरेस्ट में करते हैं, इमीडिएट इंटरेस्ट तो रहता है, बाद में गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि बांग्लादेश का आप बोलो, IRI इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट करके है, उनको टास्क दिया तो फंडिंग उसकी थी NED से हो रही थी, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और एक पेयर्स करके ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कि ये जिनको दिया गया था कि वहाँ क्रिएट किया जाए। नाउ उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेख हसीना डेफिनेटली वॉज बिकमिंग ऑटोक्रेटिक। आई एम नॉट होल्डिंग ब्रीफ ऑन हर बिहाफ कि वो मतलब शी वॉज अ ग्रेट डेमोक्रेट और समथिंग, नो, इट वॉज नॉट। इनको वो एक में वहाँ दिखा कि ये फ़ायदा उठाया जा सकता है, देन दे क्रिएटेड। इफ़ यू नोटिस 2018 में तो वो रिजर्वेशन तो ख़त्म हो गया था। हाँ, फिर तो वो तो जून में जाके उन्होंने, जुलाई में जाकर के उसको रिस्टैब्लिश किया जी। 1 अगस्त को, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, ख़त्म हो गया। उसमें अभी देखिए गलतियां कौन कौन करे। शेख हसीना ने क्या किया, जब उसने बोला वो स्टेटमेंट दिया रजाकार वाला, एंड जो जितने भी ये हैं, चाहे कौन उसमें कंट्रोल कर रहा है, नाहिद इस्लाम और नुसरत तबस्सुम, दे आर ऑल इन BNP के साथ हैं। तो वहाँ पे एक जो जिसको कहा जाए कि एक फर्टाइल ग्राउंड था जिसका यूज़ उन्होंने किया। सेंट मार्टिन का फ़ायदा उनको क्या मिलेगा कि अगर वहाँ पे वो बेस उनका रहा तो इंडियन ओशन में वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक उनको फुटहोल्ड मिल गया ना। आप देखिए कि जब 4th फ्लीट, जब 7th फ्लीट आया था 71 में, तो इनका कौन सा बेस था यहाँ, इसीलिए देर से आप पहुंचे। देर से आप करेक्ट सर। उस टाइम पे डिएगो गार्सिया एक्टिव था। डिएगो गार्सिया ब्रिटिश के पास था, ब्रिटिश के पास था। वहाँ से ठीक है, मिसाइल से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दैट आल्सो इज बिकमिंग क्वाइट इफेक्टिव। करेक्ट सर। विद तुम्हारी 2 SSBN के साथ वी मे नॉट बी एबल टू मैच US नेवी एंड ऑल, कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता, है बेकार की बात होगी अगर हम ऐसा कुछ बोलें, लेकिन you have got SSBNs, 2 SSBNs, and with K4 and K15 missile,
पूरा चाइना तो आपकी इज्जत में है। जी तो ये चीज़ें जो है मतलब इस तरीके से कि अगर उसका यहाँ फुटहोल्ड होगा तो रिएक्शन टाइम उतना कम होता जाएगा। जी तो इसलिए ये उसको बांग्लादेश तो एक्टिवेट करना ही करना था यूएस को, एंड उसमें चाइना का भी इंटरेस्ट था। ओके चाइना का इंटरेस्ट भी यही है। सर, लेकिन जैसे जब बात की जाती है कि यहाँ पर इनको एक जोगम नाम का एक लैंड क्रिएट करना है, क्रिश्चियन लैंड क्रिएट करना है, इसके बनने से आपने बताया कि उनको एक एडवांटेज मिलेगा कि वो इंडिया को, बांग्लादेश को, चाइना को, तीनों को ही यहाँ से वो मॉनिटर कर पाएंगे। किसी तरीके का कल को कोई एक्शन लॉन्च करना है तो भी कर पाएंगे। तो चाइना के लिए तो डिसएडवांटेज वाली पोजीशन। बिल्कुल डिसएडवांटेज। इसीलिए अगर आप देखो कि जब आपको G404 नहीं दिया तो आपने क्या किया? चाइना से दोस्ती की कि नहीं की? हाँ, बिल्कुल। सो ये चेस बोर्ड है जी। और जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुम डार डार हम पात पात। तो कोशिश ये है नेक्स्ट 5 to 10 years इंडिया की जो ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना की आज की तारीख में अगर बोलो तो कितना भी बोल दो कि उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, क्या जा रही है, अरे यार उसके पास $4 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जितना इंडिया की जीडीपी है। करेक्ट सर। है ना? हाँ। हम इंडिया की, जापान की, जर्मनी की जो जीडीपी है उतना उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वो तो अगर चाहे तो आज वो अमेरिका को चाबी मार सकता है। आपका देखो औसत $200 बिलियन का है ट्रेड उसके साथ। जी, डॉलर बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर दे। हाँ, डॉलर बैठ जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी में देयर बी जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टर्माइल हो जाएगा। जी। तो ये जो चीज़ें हैं चाइना को धीमे धीमे ही वॉज ट्राइंग टू वीन अवे फ्रॉम चाइना। ट्रेड आ रहा है कि उसने क्या ऑल्टरनेट कहाँ क्रिएट कर रहा है, इंडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, इस एरिया में यहाँ पे बढ़ रहा है। जी। तो ये जो है, ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगला 20 साल करीब इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। एंड हमारे यहाँ भी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं। हाँ, बिल्कुल सर। चाहे रिलीजियस हो, चाहे रीजनल हो, हाँ, रीजनल हो। तो ये फॉल्ट लाइन्स जो हैं, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इन मोर देन वन वे। मान लो जैसे कि लेट अस से जोगम, व्हाट विल हैपन टू मिजोरम एंड नागालैंड? से नुकसान किसको होगा? म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया। तो इसको फायदा किसको होगा? चाइना को नुकसान होगा। चाइना को नुकसान यूएसए। सो ये जो वो क्रिएट किया है उस करने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हेन टू मच ऑफ, आई मीन लास्ट टाइम आई थिंक जब व्हेन वी स्पोक कुकीज़ के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि कुकीज़ का एक अपना रीज़न है कि वाई दे वांट कुकी की ग्रोथ और समथिंग, बिकॉज वो रूट है, ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट है। तो वो और ये कर रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल जो बनता है ड्रग्स का। तो ये चीज़ें जो है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये काफ़ी, जो चाइना भी कोशिश कर रहा है वो भी इस तरह से कोशिश कर रहा है कि उसके वो सेंट्रलिटी बनी रहे। इसलिए सडनली उसको फॉर द लिखा कि फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ बेटर टू बी इन पीस विद इंडिया। क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? कल को अमेरिका ताइवान नहीं कर पाएगा अगर ताइवान में कुछ, बिकॉज ताइवान में अगर चाइना कुछ करता है तो उसको और अमेरिका के लिए एंगेज करना है, सेकेंड फ्रंट चाहिए, उसके लिए LAC एक्टिव होनी तो पड़ेगी। सर ये जो अभी आपने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में ये जो अभी हम लोगों ने वो किया एक सीज फायर डिप्संग कर लिया कि हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं, मतलब अभी जो एक डिसएंगेजमेंट जो देखने को मिली, सर ये आपको कितना लगता है कि फ्रूटफुल होगा ये आगे चल करके? क्या वापस से कभी दूसरी एंगेजमेंट? चाइना पर कितना भरोसा कर सकते हैं सर? जीरो। चाइना पे भरोसा नहीं करने की जरूरत है, लेकिन क्या है कि विड्रॉल इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एन ऑपरेशन। आपको फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू बाय अ पीस। अगर आप देखिए अभी क्या हो रहा है, आप खरीदो ना खरीदो, आपने क्या शुरू कर दिया है कि
SU-57 अमेरिका रैटल होने लगा, क्योंकि वहाँ पे भी स्टेट डिपार्टमेंट ने पेंटागन, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. पेंटागन वांट्स टू सेल, क्योंकि उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया उनसे हथियार खरीदता रहे. बाय द सेम टाइम वो चाबी चाहते हैं. 404 के बाद इंडिया इज क्वाइट कॉशियस, एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल. अभी तो को डेवलपमेंट मुझे क्या लग रहा है कि आप कितना भी कर लो, यू कांट ट्रस्ट यूके. रोल्स रॉयस देने की वो बात जरूर कर देगा, बट अमेरिका से वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा. बिल्कुल. सेम वुड बी फ्रांस, लिटिल लेस बट पॉसिबल, बट रशिया यस. तो इसलिए आपका सडनली पिछले हफ्ता 10 दिन में SU-57 की बात होने लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा को डेवलपमेंट की भी बात होने लगी है. आपको वो दो तुशील भी आया है, वो भी स्टेल्थ फ्रिगेट आ गया है. तो ये चीज़ें काफ़ी जोर पकड़ने लगी हैं. जी सर. रशिया को भी चाहिए. देखिए रशिया की इकोनॉमी इस यूक्रेन वॉर के बावजूद क्यों ग्रो करी? ऑयल बेच सका वो. करेक्ट सर. अब इंडिया ने खरीदा. इंडिया का 40% ऑयल अब तो रशिया से आ रहा है. हाँ, ऑयल आया, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने उससे भी स्मार्ट एक्ट किया, रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया. तो आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो गई. क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस बी ऑनेस्ट, कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इतने बेकार नहीं जितना कि हम लोग वी ट्राई टू मेक देम आउट. पिछले कुछ सालों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ी है. एक भुज वाला ही जो है, उसकी वजह से जो इन्होंने रिलायंस का है जामनगर रिफाइनरी, सो जामनगर रिफाइनरी से ही बहुत फ़र्क पड़ गया. तो कई अभी आपने BPCL की एक जैसलमेर में भी आप कर रहे हो, बाड़मेर में. तो इस तरह से जो रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो आप ऑयल लेके कर रहे हो, तो आपका भी फायदा हो रहा है. रशिया की इकोनॉमी तो खराब नहीं हुई. जी सर. रशिया जो चाइना के भी हैं, रशिया को कोई चॉइस नहीं है. रशिया और चाइना को कोई चॉइस, रशिया को कोई चॉइस नहीं है. बड़ी रिलेशन उनकी ट्रांजैक्शनल है. इंडिया चाइना की रिलेशनशिप भी ट्रांजैक्शनल है. उसका क्या है कि चाइना इज वेरी कीन. तिब्बत पूरा वो चाहता है इन ऑल फॉर्म्स. द रीजन इज 2003 में हमने तो एग्रीमेंट भी कर लिया वो सिक्किम के बदले. टार, सिर्फ टार. ओके. वो चाहते थे पूरा तिब्बत. हम लोगों ने तिब्बत जो है उसके 4 और हैं, सिचुआन, ये यूनान, हाँ, ये सब जो हैं जो उसके, तो ये जो उसके रीजन्स हैं, तो वो सिर्फ टार पे हम माने. मेरे ख्याल से तो नहीं मानना चाहिए था, तभी नहीं मानना चाहिए था. सिक्किम के नाम पे हमने कर लिया, वो भी कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, पर चलो ठीक है, जब हो गया तो हो गया. क्योंकि वही गलती करे जा रहा है कि उसने वही नहीं मान रहा, उसको चाइना ही नहीं मान रहा. तो ये जो है उस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो, बट ट्रांजैक्शनल है फॉर द टाइम बीइंग. क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में कि हम भी बिल्कुल अभी एकदम से लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह तैयार हैं. इस डिसएंगेजमेंट को मैं थोड़ा और प्रिसाइजली समझना चाहूँगा. यू हैव बीन इनटू लद्दाख, आपने काफ़ी समय तक वहाँ पर सर्विस की है. तो सर वहाँ पर अभी हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? वो डिसएंगेजमेंट के बाद अभी उनकी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है? देखो जो फिंगर्स की बात की जाती है. देखो 2 चीज़ें हैं. एक तो चाइना बहुत डेस्परेट था वहाँ से निकलने में. अच्छा. क्योंकि कारण क्या है, उनके यहाँ 2 बिल्कुल नॉन फौजी चीज़ है. चाइना इन लास्ट अबाउट 50 years हैज़ बिकम क्वाइट अर्बनाइज्ड. उसके जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग हैं, दे आर नॉट वेरी ईगर टू सर्व इन द आर्मी. दूसरा, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कि उनकी जो है, अभी उसने दिया ऑप्शन, लेकिन येट पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग. क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है, तो अनदर 10 years में हमको फ़ायदा होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसको और नुकसान एक्सेंचुएट हो जाएगा. घटने लगा अभी ऑलरेडी उसका, क्योंकि उसकी मेन है मैन्युफैक्चरिंग, वो घटेगी.
फौज के लिए कहाँ से आदमी लाएगा वो? वन चाइल्ड पॉलिसी पे कौन से पेरेंट्स अपने एक बच्चे को आर्मी में जाने देना तो चाहिए? ये जो है, अच्छा, चाइना में सर, जैसे इंडिया में एक वॉलंटरी आर्मी है, चाइना में क्या वॉलंटरी आर्मी है? नहीं, पीएलए इज नॉट वॉलंटरी, Voluntary। आपको सर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए जब वो आते हैं तो अच्छा, जो आपने नाउ लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन, द डिसएंगेजमेंट। दो चीज़ें होते हैं, डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट। डीएस्केलेशन ये है कि भाई अब लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पे पिछले 2020 गलवान के बाद से आईबॉल टू आईबॉल एलसी टाइप सिचुएशन आ गई थी। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि चाइना खुद एलएसी डिफाइन नहीं करना चाहता। अच्छा, जो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती है ना कि उसने हमारी इतनी कब्जा ली, इतने कब्जा लिया, कुछ नहीं, दिस ऑल बकवास, क्योंकि वो एलएसी तो डिफाइंड ही बहुत नहीं बड़ी है। बात आप बोल रहे हैं। मतलब ये तो हमारी जो अपोजिशन पार्टीज है हमेशा बोलती रहती है कि उसने इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है। तो यू आर सेइंग कि ये सब चीज़ें ऐसे ही बोलती थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ, ओके। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। क्या था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रंटियर वर्सेस बॉर्डर्स। जी, बॉर्डर इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हमारा था फ्रंटियर। फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स में क्या होता था कि आपका बॉर्डर बड़ा खुला सा है, खुला सा। हमारे जैसे तिब्बत के साथ बड़ा खुला बॉर्डर था। कि आप देखिए कि जब विक्रमशिला और ये सब सैक हुए तो हमारे सारे लोग भाग करके तिब्बत चले गए थे। करेक्ट। तो तिब्बत से हमारा बहुत मतलब कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा था। तो जो ये बॉर्डर था यहाँ पे जोरावर सिंह की कॉन्क्वेस्ट के बाद भी वो डॉटेड लाइन में था। जब सेकेंड सिख बैटल के बाद 1846 के बाद इन्होंने बोला कि हम इसको सेटल कर लेते हैं बॉर्डर, चाइना ने कहा कोई बात नहीं। उस वक्त जो उनका जो किंग डायनेस्टी थी, कोई बात नहीं। 1865 में एक बड़ी भारी बात हुई। अच्छा, 1865 में उन्होंने सिंकियांग को कैप्चर किया। वो जो था ईस्ट तुर्किस्तान, एंड सिंकियांग इन चाइनीज मैंडारिन में न्यू टेरिटरीज। अच्छा, उसकी कनेक्टिविटी के लिए तुम्हें रूट चाहिए थी तिब्बत से। वो सिर्फ तारीम बेसिन से जा सकती है, जो अक्साई चिन वाला एरिया है। तो उसमें 3 लाइनें हैं, जॉनसन लाइन, जॉनसन रडाग लाइन एंड मार्टिमोर मैकडोनल्ड लाइन। जो लाइन है मार्टिमोर मैकडोनल्ड लाइन, वो कारकोरम के साथ है, और जो जॉनसन लाइन है वो खोतान के भी आगे है। वो तो इसमें 1933 तक चाइना जो है अक्साई चिन को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा दिखाता रहा। अच्छा, जो उनका पोस्टल डिपार्टमेंट भी है, बीजिंग यूनिवर्सिटी भी है, वो भी दिखाती रही। इस सब के चलते फिर क्या, जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, शुरू में तो नेहरू जी बहुत यारी दोस्ती दिखा रहे थे, पंचशील साइन कर रहे थे। फिर 54 में उन्होंने एक हुक्म दिया कि जो हमारा, जहाँ तक हमारी क्लेम लाइन है वहाँ तक तुम फॉर्म लाइन दिखाओ, जॉनसन लाइन। हाँ, तो जॉनसन लाइन पे वो फॉर्म हो गए ना। ये फॉर्म तो हो गए, चाइना इसको नहीं मानता। 59 में उसने एक प्रपोजल दिया कि भाई हम जो तिब्बत में है, ये इधर लद्दाख में है, तुम हमारी बात मान लो, हम जो है मैकमोहन लाइन को मान लेंगे। मैकमोहन लाइन उसने बर्मा से सेटल कर ली, म्यांमार से, लेकिन इंडिया से नहीं सेटल की। ऑब्वियसली इंडिया ने नहीं माना। तो जो कब्जा उसने अक्साई चिन वगैरह पे पहले किया हुआ, वो तो पिछली गवर्नमेंट्स के टाइम में हुआ। जब हम ये कहते हैं कि भाई इसके बाद 94 में ये हुआ था कि उसमें कहा था कि लाइन दिखाने की, चाइना नहीं माना। एम्बिग्यूटी रहेगी तो उसको फायदा है ना, तो वो घुसने की कोशिश कर सकता है। उसको वो चाहता है कि उसको 2 चीज़ें चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखो, तिब्बत का उसको फ़ायदा 2 तरह से मिल सकता है। एक तो सीपीसी का शोल्डर उसको मिल जाएगा, दूसरा पानी उसको मिल जाएगा, ये श्योक वगैरह का पानी, नुब्रा रिवर का पानी उसको मिल जाएगा। पानी की उसको बहुत ज़रूरत है, वो क्योंकि उसको जिनजियांग के लिए भी पानी चाहिए और नॉर्थ चाइना के लिए भी पानी चाहिए, इसीलिए वो जो जागमू डैम वगैरह जो बनाने की कोशिश कर रहा है, यहीं से वो साउथ से ही पानी को डाइवर्ट करके ले जा रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस सब के चलते चाइना जो है वो तो कहता, आप कितना भी बोल लो कि भाई उसने हमारी जमाई,
आपका कहाँ है कि आपका पैक्ट है कि जैसे एलसी है 71 के बाद वो तो मार्क है ना नक्शे पे मार्क्ड है। आप उसको इसीलिए आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हो। कारगिल में भी वायलेट नहीं हुआ की इंडिया ने, जी। इंडिया एलसी को पार नहीं किया। तो इट इज काइंड ऑफ डी फैक्टो, नॉट डी ज्योर बट डी फैक्टो तो बॉर्डर है। एलसी कहाँ है? एलसी तो है ही नहीं। तो इसलिए वो चाइना के इंटरेस्ट में वो एम्बिग्यूटी रखना चाहता है। एम्बिग्यूटी रख करके क्या उनके और भी इंटरेस्ट है कि उसके आगे भी उनको पहुंचना है? पूरा तिब्बत में वो तो चाहता है ना कि पूरा लद्दाख वो चाहता है। ओके, कोशिश तो यही करता है ना वो कि क्या वो जो 5 फिंगर्स की बात करते थे, हाँ, कि वो लद्दाख भी उसमें से एक पार्ट है? लद्दाख है। जो माओ की जो 1919 की एक स्पीच है उसमें उसने बोला ही था कि वो तिब्बत के लिए क्यों तिब्बत पाम है 46,000 ग्लेशियर्स हैं। सारा पानी इंडस का पानी वहाँ से आता है, ब्रह्मपुत्र का पानी आता है। जो गंगा की भी 2 मेन हैं करनाली और अरुण नेपाल से आती है, वो भी गंगा में असली पानी तो वहाँ से जो जिसको हम लोग घाघरा बोलते हैं यहाँ। आप ब्रह्मपुत्र वो पानी, आप फर्दर आप जाओ साल्वीन जी, वो पानी, इरावदी मेकोंग करेक्ट सर। तो वो जो है जो वाटर टावर है और उसकी दोनों नदियाँ क्या है कि आज की तारीख में बुरा हाल है उनका। पिछले साल शायद यांगसे में सूखा पड़ गया था। यांगजे हुआंगो, हाँ, हांगे जो है बिल्कुल पानी उसका जो है पोल्यूट हो चुका है, येलो रिवर जिसको बोलते हैं। हांगे का पानी बिल्कुल पोल्यूट हो चुका है। वहाँ करीब 600 ऐसे अर्बन सेटलमेंट हैं जहाँ पीने को पानी नहीं है। करीब 33 मिलियन वहाँ इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज हैं इसकी वजह से। तो चाइना की हालत जो है पानी की वजह से, अच्छा नॉर्थ और साउथ में पानी है, नॉर्थ में पानी नहीं है। नॉर्थ उनकी वो बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, पानी चाहिए उसको। तो इसलिए जो है ये चाइना आपको ऐसा नहीं, आप वो पूरा आपको क्यों चाहता है, आप जो अरुणाचल सुबानसिरी लोहित का पानी, करेक्ट सर, ब्रह्मपुत्र या यारलुंग सांगपो तो चाहता ही चाहता है, इनका पानी भी वो चाहता है क्योंकि वो उसका पानी खराब हुआ जा रहा है एंड पॉपुलेशन बढ़ रही है। ब्रह्मपुत्र का भी मेजॉरिटी पानी कहते हैं कि अरुणाचल से ही आता है। अरुणाचल से आता है, असली पानी तो यहाँ से ही आता है, नॉट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से जितना आता है, तिब्बत वो अपना चूस रहा है। 5 डैम बना रही हैं, तो 5वां जो अभी जो लेटेस्ट मेडॉक में बन रहा है 60 गीगावाट पावर भी वो से जनरेट करेगा। वो जागमू लकीली बड़ा डैमेजिंग है कि जागमू अगर घुट गया तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो पानी तो वहाँ ही जाके गिरेगा। तो ये है। हाँ सर, बांग्लादेश में लौटना चाहिए। अच्छा, ओके सर, बांग्लादेश में अभी तक जो था कि बांग्लादेश की डिपेंडेंसी जब से वो 1971 में इंडिपेंडेंस पाया है उसकी डिपेंडेंसी इंडिया पर बनी हुई थी। उनके यहाँ पर इंडिया से इन्वेस्टमेंट जा रहा था। अभी ये जो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं इंडिया से, जो वो बिना मतलब उन्होंने जो एक दुश्मनी सी मोल ले ली है, उसका रिपरकशन बांग्लादेश के ऊपर क्या होगा? आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? मतलब किसके भरोसे पर बोल रहे हैं वो इस तरह से? बिल्कुल उनको नुकसान होगा। उनको नुकसान मोर देन वन वेज होगा। देखिए, उनकी एक तो पहली चीज़ ये है 26 में गंगा अकॉर्ड रिव्यू होना है। पानी नहीं दोगे तो उनका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो जाएगा कि उनके यहाँ जो पानी है ग्राउंड वाटर करीब 83 से 84% जो है वो कंटेमिनेटेड है। क्योंकि ये इंडो गेंजेटिक बेल्ट की ये एक खासियत है कि इसमें जो है 60 मीटर से नीचे आर्सेनिक बहुत है, तो पोल्यूटेड है। तो उनको सरफेस वाटर चाहिए ही चाहिए। 96 में हुआ था 30 साल के लिए, तो जो अभी जो है 26 में वो रिव्यू के लिए आ रहा है। दूसरा, तीस्ता का पानी उसको चाहिए। तीस्ता डेवलपमेंट उन्होंने दिया था इंडिया को क्योंकि चाइना चाहता था, आपने नहीं दिया। तो इंडिया से अगर पानी नहीं जाएगा, 54 ऐसी नदियां हैं जिनसे पानी वहाँ जा रहा है इंडिया से। तो पानी इटसेल्फ इज़ अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड। जो उसके एक सिंगल पॉइंट इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो गारमेंट इंडस्ट्री है, जिसके लिए धागा कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। इन्वेस्टमेंट भी इंडिया का है, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया का है, पावर भी इंडिया से है। तो अगर इसको वो को तोड़ेंगे तो उनका नुकसान ऐसे होगा कि वो किस पर भरोसा करें? पाकिस्तान पे।
श्रीलंका ने भी किया था, तो जो उनका गोला बारूद दिया तो क्या हो गया, फुस हो गया। तो मामला जो है मालदीव्स ने किया, श्रीलंका ने चाइना पे कोशिश की, सब रह गए। तो ये जो है, जो नेचुरल एलाई है बांग्लादेश का, वो इंडिया है। जी, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, BBIN से उसको, जो नेपाल का भी पावर उसको चाहिए तो वो इंडिया से ही जाएगा, कि वो तो ग्रिड तो यहीं से जा रही है। जी, चाइना के अगेंस्ट भी अगर तुमको एक पानी के लिए करना है, ब्रह्मपुत्र के पानी को भी तुम्हें चाहिए, जिस पे वो डिपेंड करते हैं, उसमें भी इंडिया ही आएगा, क्योंकि इंडिया मिडिल रिपेरियन है। जी सर। दूसरा, उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर उनके बहुत सारे जो मेडिकल रीजन से, उनकी हिल्सा, पहले देखो उसने बोला हम नहीं देंगे, सडनली दे दी, दे दी। क्योंकि कहाँ जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा पानी में ना। सही बात। हु इज द बायर? हु इज द बायर? तो ये जो है, ये अगेन ये जो है जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और उसका क्या है कि इस्लामिस्ट का वहाँ पे भी इस वक्त जोर है। सर, बांग्लादेश में ये जो जमात इस्लामी, फिर ISI और US का अभी आप जो एक एक्सेस बनते हुए देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान इज कमिंग बैक? और इसका रिपरकशन इंडिया के ऊपर कुछ होगा क्या? वो है, अगर इसका तो रिपरकशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर मोर देन वन रीजन। ए होस्टाइल बांग्लादेश विल इम्पैक्ट इंडिया इन वेस्ट बंगाल, एंड इट विल इम्पैक्ट इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। दोनों जगह बहुत इम्पैक्ट होगा। आपकी जो एक्सपेंडिचर जो आपका रिड्यूस हो गया था बांग्लादेश बनने से डिफेंस के ऊपर, इट विल हैव टू बी इनहेंस्ड। क्योंकि पहले तो कोशिश क्या हो रही थी कि जितने आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ISI का जो हब था वो नेपाल था। जी। अब बांग्लादेश एक सेकेंड हब बन जाएगा। तो ISI कोशिश ये करेगा। सो नाउ इंडिया विल हैव टू, जो अभी जैसे विक्रम मिस्री गए, अगर आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी चाहे RSS बोले चाहे कुछ बोले, ये सब बोलते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। मालदीव्स में भी कुछ नहीं बोला था, इन्होंने सिर्फ एक्शन दिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे, होते ही बस वो बेचारे दम निकल गई। बांग्लादेश में भी वापस आ गए। हाँ, मोइज़ो वापस आ गए। तो आज नहीं कल बांग्लादेश विल हैव टू रिकंसाइल टू द फैक्ट दैट इंडिया के साथ दे गॉट टू हैव वर्किंग रिलेशंस, एट लीस्ट, इफ नॉट फ्रेंडली रिलेशंस। शेख हसीना का एक दूसरा रीजन था, यू सपोर्टेड शेख हसीना व्हेन शी वाज डाउन। उसकी पूरी फैमिली किल हो गई थी, 5 साल वो दिल्ली में रही थी, तो शी वॉज बिहोल्डन। दूसरा, जो मुजीबुर रहमान और उसकी जो लिगेसी है, दैट्स वाई एंटी पाकिस्तान। उसकी तो नींव ही वही है। अच्छा, अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं, ही इज अ CIA एसेट, डीप स्टेट का एसेट है भाई। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, 2 मेडल उसको ओबामा ने दिए, क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा फाउंडेशन, दे आर सपोर्टेड बाय हिम। तो वो जो है, चाहे वो पीटर हास ने किया हो जो वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर थे, या डोनाल्ड लू ने किया हो, तो ये जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो ये बन रहा है, जो आप जो कह रहे हो, है इन द शॉर्ट टर्म। बिकॉज एक और चीज़ हमको प्रशांत याद रखनी चाहिए, टोटली अमेरिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी। अमेरिका हैज़ प्रोपेंसिटी टू कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस इज ओनली वन स्मॉल, कश्मीर, खालिस्तान। तो ये जो चीज़ें आपके अगर की जाएंगी, तो यू कैनॉट इग्नोर अमेरिका। दैट्स वाई देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बोल रही है, दे आर टेकिंग सर्टेन एक्शंस, बट दे आर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं है एंटी अमेरिकन। जी सर। जो हमारे यहाँ है। अच्छा, एक और जो एक हॉट पार्टी की, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, पार्टी की तरफ से आया। पार्टी की तरफ से आया। गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। आप ये देखो, एक बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बांग्लादेश को हम अपने साथ एनेक्स कर लेना चाहिए। नॉनसेंस।
Can you afford those 19 crore, 90% different religious sect in India? आपकी population ratio totally change हो जाएगी. And there will be a different kind of a problem still come. सर लेकिन वहाँ पे जो हिंदूज के साथ में अभी हो रहा है उनकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ में अक्सर ये आवाज़ उठाई जाती है इंडिया शुड इंटरवीन मिलिटरीली नॉट इफ नॉट मिलिटरीली देन डिप्लोमेटिकली कर रहे हैं. देखो ऐसा है ना, सबसे बड़ा हमको क्या टूल मिला है, इस्कॉन. इस्कॉन इज नॉट ओनली टोटली इंडियन. करेक्ट सर. इस्कॉन का इन्फ्लुएंस यूरोप, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका सब जगह है. सो दैट इज हाउ इट इज बिकम अ वेरी, इट्स अ मेजर मूवमेंट बन गया है दुनिया में. तो एक तो वो आप कर रहे हो, दूसरा जो विक्रम मिस्ट्री का है अभी निकल के आएगी बातें धीमे धीमे करके. हालांकि वो उनके जो फॉरेन एडवाइज़र है उन्होंने बोला कि भाई इक्वल टर्म्स पे होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, बिकॉज बात अटकी हुई है शेख हसीना पे. मेरा अपना मानना है कि अब देखना कुछ दिन के बाद क्या होगा, शेख हसीना बिल्कुल क्वाइट हो जाएंगी. सर विद द कमबैक ऑफ ट्रम्प क्या शेख हसीना वापस आ सकती हैं? मतलब डू यू सी एनी चांस इन? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज ये जो है ये एक उनके अगेंस्ट जो मूड है बांग्लादेश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेंटिमेंट. बिकॉज जो 300 लोग मारे गए हैं 3 और 4 अगस्त के बीच में, दैट वाज द टिपिंग पॉइंट. और बताता हूँ मैं, नेपोटिज्म वाज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. 17 कैबिनेट में जो डिसीजन मेकर थे वो एक फैमिली के थे, इंक्लूडिंग प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. लोग कहते हैं कि आर्मी अगेंस्ट हो गई, आर्मी ने उसको बचा लिया, नहीं तो मार देते लोग उसको. वो सिस्टर के हस्बैंड थे. सिस्टर के हस्बैंड. तो लेकिन आप अगर गौर करो कि सारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी वो शेख हसीना की फैमिली के पास थी. इवन इन सुप्रीम कोर्ट. जो आपका जितना भी ये अच्छा इकोनॉमी जो है वो एकदम फुस हो रखी है. एक ज़माना था कि उनका 7% के हिसाब से इंडिया से जीडीपी ग्रोथ बेहतर थी, ज़्यादा थी. हाँ. प्री कोविड. जो पोस्ट कोविड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 44% डाउन हो गया, टका 22% डाउन हो गया. तो ये जो है इंडस्ट्री पूरी जो बैठी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 18% है वहाँ पे. तो इसलिए जो अच्छा वाई हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड मोर देन एनी अदर रीजन, बिकॉज हिंदूज आर आइडेंटिफाइड विद अवामीज. दूसरा ये जो 30% रिजर्वेशन भी था, इट्स अ यूफेमिज्म. बेसिकली वो कह रहे थे कि जो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर दे आर ऑल अवामी लीगीज. जी. तो उन्हीं को वो अपने वोटर्स के लिए तो कर रहे थे. अब देखो वहाँ की जो पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा सा देखो, 75% जो है वो 41 साल से कम उम्र के. तो ये जो लोग हैं इनको आज़ादी की लड़ाई का कोई इल्म ही नहीं है. नहीं है. आज के देखो अगर मैनेजमेंट की टर्म्स में हम बोले, मैस्लोस हायरार्की में सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान. फिजियोलॉजिकल नीड. उसके बाद आपको कहते हैं सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो उसके बाद आते हैं. तो वहाँ तो अभी अब तो यहीं रुके हुए हैं ना, पहले ही स्टेज पे रुके हुए हैं. भाई 75% को अगर जो छोटे हैं और 18% अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या कैसे तुम गुजारा करोगे? तो शेख हसीना मे नॉट कम, बट अवामी लीग कैन नॉट बी टोटली डिस्काउंटेड. शेख हसीना नो, बट सम अदर लीडर मे हैव टू कम अप. एंड अमेरिका को कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस को वो तो हो जाएंगे, अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे. ट्रम्प, because Trump has never been Yunus had not been a favorite of Trump. वो डेमोक्रेट्स का है, चाहे क्लिंटन का हो चाहे ओबामा का हो, तो वो लीगेसी है. तो ये आने वाले सालों दिनों में ट्रम्प जो है, तो मेरा अपना मानना है कि अगर डेमोक्रेसी लानी भी है, अरे यार तुम मतलब क्या लाए हो?
ये जो यूनुस डेमोक्रेसी तो नहीं है, हाँ ये बिल्कुल पीपल की थोड़ी है। जी बात, सही बात है। तुम कह रहे हो कि रिवोल्यूशन से आया है, इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? बीएनपी भी इसके खिलाफ है भाई, वो कहती है इलेक्शन होना चाहिए। नो प्लान ऑफ इलेक्शंस, देयर इज नो प्लान ऑफ इलेक्शंस। तो आप जो है आपने एक फसाड था डेमोक्रेसी का, वो भी तोड़ दिया। भाई शेख हसीना ठीक है, इलेक्शन रिग था जो भी था, लेकिन इलेक्शन तो था। सही बात है। ये तो इलेक्शन भी नहीं, ये तो अनइलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट है। तो ये तो पैराशूट ड्रॉप करके, हाँ, पैराशूट ड्रॉप करके। तो ये जो है, मेरा अपना मानना है कि अगले 6 to 8 months आर क्रूशियल। ट्रम्प का एक चीज़ जो है विच मेक्स मी लिटिल अनकंफर्टेबल, ही इज़ ट्रांजैक्शनल। अगर उसको लगेगा कि बांग्लादेश को प्रॉप अप करने के लिए, और ये जो है इसको फिर से, और वो उसी हालत में हो सकता है कि इफ़ अमेरिका का फिर से फोकस आ जाए किस पे, एशिया पैसिफिक पे, देन इंडिया, अगर इंडिया इम्पोर्टेंट हुआ उनकी इस क्वेश्चन में, देन बांग्लादेश में सी ए बिट ऑफ चेंज। एंड मेरा अपना मानना है, बट डिस्पाइट ऑल दिस, शेख हसीना हैज़ नो चांस टू गो बैक। मुझे नहीं लगता कि वो जा सकती हैं, क्योंकि शी इज़ हाईली डिस्क्रेडिटेड। And sir, in this scenario, can India and should India intervene militarily? No. मतलब as Indian masses think. एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं वैसे वैसे, एक्चुअली एक तो दैट इरा ऑफ वॉर इज ऑलरेडी ओवर। 71 से आप इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते हो। सर अभी वहाँ पर TB2 बैरक्तार देखा गया। हाँ नहीं, बैरक्टर है वो वो बांग्लादेश के पास क्या कर रहा है, मतलब who is planning all this? टर्की से उसने लिया है। मेरा अपना क्या है कि जो 71 में था, जो सबसे बड़ा आपका सपोर्ट, I was saying sir, something is cooking in Bangladesh. नहीं वो कर रहे हैं, वो तो करेंगे, एग्रेसिव पोस्चर तो वो दिखाएंगे ही, क्योंकि वो जैसे हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं ना कि वहाँ हम लोगों को जाना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली पे कैप्चर कर लेंगे। मतलब इट इज फैंटास्टिक आइडिया, मतलब जो बोलने को कुछ भी बोल दो। लेकिन तुम देखो कि जो 71 जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसमें जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज मुक्ति बाहिनी। सो दैट मीन्स द टिक्का खान्स एक्शन, जो उन्होंने जीनोसाइड किया अक्रॉस द बोर्ड, मासेस वर हैड बिकम अगेंस्ट पाकिस्तान। सर ये 71 से 2024 तक आते आते आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन, वहाबिज्म, ये सब बढ़ा है? वो तो है, वर्ड ओवर है। अच्छा, ये जो रेडिकलाइजेशन होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आदमी ऑप्रेस्ड होता है, तब वो डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, तो वो ढूंढते हैं। फिर क्या होता है? देन इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग। एंड तीसरा जो है रेडिकलाइजेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, कैलिफेट। ये दुनिया भर में वो कोशिश करी जा रही है कि भाई एक कैलिफेट होना है, एंड विच डज नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। जी। वो तो कहते हैं कि कैलिफेट मीन्स इस्लाम का इन्फ्लुएंस सारी जगह पे होना चाहिए, एंड वो भी वहाबी इस्लाम। बाकियों को नहीं, जो बाकी 74 फिरके उनकी ऐसी की तैसी, जाओ मरो, तुम शिया हो, तुम अंसारी, कुरैशी, इन सब का कोई। अभी पाकिस्तान के पाशा में वो जो हुआ शिया मोहल्लों पे, हाँ शिया मोहल्ला, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। ये तो पहले है ना कि पहले होगा कि इस्लाम, फिर आपस में लड़ेंगे। तो ये चीज़ तो ये इंसानियत फितरत है ना, ये पावर की लड़ाई है ना, कि मैं अगर आ गया पावर में। हिंदू क्यों डिवाइडेड? बिकॉज हिंदू इन मेजॉरिटी, दे आर डिवाइडेड। हिंदू अगर एक साथ होंगे तो फिर पहले एक साथ तो हो जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं ठाकुर और ब्राह्मण लड़ने लगेंगे। तो ये जो है, ये तो पावर की लड़ाई है, ये हर देश, हर जात, हर समाज में होती है, ये सोशल प्रॉब्लम है। बट फॉर द टाइम बीइंग पिछले 50 साल में, क्योंकि आप देखो कि हिंदुओं की पॉपुलेशन भी घटी है वहाँ पे, जी, एंड क्वाइट सब्सटेंशियली। तो जो पॉपुलेशन घटती जा रही है, या तो कन्वर्ट हो रहे हैं या भाग रहे हैं। इट इज़ लेस देन 8%। 7.95 तो बोला जाता है, बट प्रॉब्ली इट विल बी लेस देन दैट।
Sometimes you must read Taslima Nasreen's writing or something, then you will come to know that what exactly is the state. So therefore, जो radicalization तो है सोसाइटी में, and वो दुनिया भर में है. And अगर आप इसमें एक चीज़ गौर करो, जब सीरिया से, इराक से, बांग्लादेश से जो भाग के भी जाते हैं, अफगानिस्तान से कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप. वहाँ जाके फिर वही करने लगते हैं जो जहाँ से वो जो आए. लेकिन इधर भी ये जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो लोग तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे, दोनों जो हैं दो फ्यूडल सोसाइटी हैं, दोनों उड़ा दिए जाएंगे. मतलब दिस इज फॉर सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल. मतलब वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की सिर्फ बातें कर रहे हैं और यहाँ पर रेडिकलाइज हो रहे हैं बांग्लादेश में. रेडिकलाइज, और ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा. अच्छा, ये बढ़ेगा ना. सीरिया हो गया ना. करेक्ट सर. अभी क्या है, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पे भी दे से लाइक ईरान, दे से ऑलमोस्ट 30 to 35% पॉपुलेशन इज नॉन रिलीजियस, और यू कैन से दे नो लॉन्गर बिलीव इन टेनेट्स ऑफ इस्लाम. चुप है, लेकिन दे डोंट बिलीव इन टेनेट्स ऑफ इस्लाम. बिकॉज जब भी आप वो एक रामायण में एक देयर इज अ स्मॉल कपलेट विच अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदनते हुई, तो वो वाली हालत है. तो ये रेडिकलाइजेशन से जब आदमी ऑप्रेस होने लगेगा तब, अभी नहीं है. अभी क्या है कि जो ये पावर जिनके पास है, मुल्ला के पास है, ही कैन गिव अ डिक्टाट. लेकिन देयर वाज अ टाइम इवन बिफोर 71 कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में. अवामी लीग का एक दूसरा एक वो था जिसको प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद और समवन वाज कंट्रोलिंग. दे वर लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड. बट आज की तारीख में इट इज़ ऑल बिकॉज पहला उनका जो टारगेट था कि किसी तरह, एंड शेख हसीना ऐसा नहीं है कि मतलब शी वॉज वेरी सेक्युलर और समथिंग, नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड. बट ओपनली शी वॉज नॉट एंटी, बिकॉज उसकी वो लॉबी थी. लॉबी थी. हमारे यहाँ भी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे स्पाउस द कॉज ऑफ इस्लाम बिकॉज इट्स अ वोट बैंक. तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हर देश में होती है. इसमें किसी को हम क्यों बोलें? हाँ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में है अमेरिका में. रिपब्लिकन में है. जब वहाँ पे इस तरीके से है तो ये चीज़ जो है रेडिकलाइजेशन तो बढ़ता ही जाएगा बांग्लादेश में. लेकिन अच्छा सर, इस विषय पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे पूछना चाहूँगा कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की इंडिया में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर अक्सर बातें की जाती है, जिसको लेकर के एनआरसी की भी कभी बात चलती है, क्या आप इसका कुछ रिलेशनशिप देखते हैं जो बांग्लादेश में हुआ इन दोनों के बीच में? यस, इसीलिए इनएक्सट्रिकेबल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि यहाँ पे जो हुआ उसका असर वहाँ होगा, वहाँ पर जो हुआ उसका असर यहाँ होगा. क्या है कि जो आप देखिए डेटा आप चेक कर लेना, मुर्शिदाबाद, मालदा, बशीरहाट, धूबरी, वेस्ट बंगाल में सारी पॉपुलेशन चेंज हो गई. असम में 34% के करीब हैं, वेस्ट बंगाल में करीब 39% के करीब हैं, एंड पूरे वो जो है बांग्लादेश के बॉर्डर का झारखंड में. सो दिस इज बिकॉज झारखंड तक वो आ रहे हैं वहाँ से. तो ये जो है ये तो असर डालेगा. इस बार का तो इलेक्शन उस इशू पर हुआ, बट दे one group could not explain their viewpoint and others managed to किसी दूसरी रीजन पे उनको वोट मिल गया. जो भी है, मतलब आई विल नॉट इवन टॉक ऑन दोज थिंग्स. माय ओन इंटरेस्ट इज कि इसका जो आपने सवाल पूछा वो बहुत वैलिड है, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, यही नहीं, मैंने तो पोर्ट ब्लेयर में देखे. अच्छा. एक बंदे को हम लोगों ने पकड़ा था, उसके पास 7 सिम थे. अच्छा. 7 में से 6 सिम जो थे वो बांग्लादेश वाले थे. और ये जो है ये हमारे बड़े मायोपिक लोग हैं ना. आप नोएडा, भोगल में देखो, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं. रोहिंग्या जाके कहाँ बस रहे हैं? जम्मू में. हाँ, जम्मू में और दिल्ली में, जैसलमेर क्यों जा रहे हैं? डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी भाई. दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड मूव. तो इसको हम लोगों को
कहीं ना कहीं मतलब who do you think is orchestrating all these things? पहले तो सऊदी अरेबिया से होता, अब वो नहीं हो रहा था, इसलिए शायद जो आ गए वो आ गए, अब और नहीं आ पा रहे हैं। आ गए, इसीलिए आपने देखा हो कि जैसे वो इंडिया ने अगर बॉर्डर खुला रखता तो यहाँ तो बहुत सारे आ जाते, और उसके पे कितने हिंदू आते, कितने नॉन हिंदू आते, किसी को पता नहीं है। एंड क्यों हिंदू भी क्यों है, बांग्लादेश के अगर हम लोग ये उनको ले, अगर सीए का स्कोप इनलार्ज होता तो ठीक है, क्योंकि वो एक कमिटमेंट था इस देश का, जो प्री पार्टीशन नेहरू लियाकत पैक्ट, एंड मतलब महात्मा गांधी का भी था, कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी था, क्योंकि वो आज़ादी के पहले तो सब इंडियन ही थे, जो वहाँ फंस गए, जो आ गए वो आ गए, तो जो वहाँ फंस गए वो इंडिया आना चाहते तो उनको आने देना था, ये उसका बेस था तब तक। इसीलिए इंडिया ने बिल्कुल बॉर्डर सील कर दिया। लेकिन उसमें मायोपिया क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कुछ पैसे लेके आने देंगे, एंड ये जो जिसको कहा जाए कि मिदनापुर वगैरह में ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो वहाँ आते हैं, फिर उनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनता है, आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, देन यू आर इंडियन सिटीजन। जब उनसे बोलते हो कि पुराने 3 जनरेशन पहले के कागज दिखाओ तो फिर पकड़ में आने लगते हैं। इसीलिए तो पूरा शाहीन बाग हुआ, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम राशन लेंगे, घर भी लेंगे, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है हमारे पास। तो जहाँ 3 जनरेशन की हुई तो वहाँ फंस जाएंगे वो, फिर तुम कैसे प्रूव। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि आधार के लिए आपको एनआरसी कंपलसरी कर रहे हैं, वो करते हैं। तो वो जो है ये इसका असर तो ये दोनों मतलब नॉर्थ ईस्ट पे, वो जो मैंने बोला कि बांग्लादेश से असर नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल, झारखंड, तीनों पे असर होगा और बहुत असर होगा। एंड हमारा जो चिकन स्नेक है, अगर आप देखो कि वहाँ पूरा का पूरा जो है पॉपुलेशन इन्वर्शन हो चुका है। किशनगंज में टोटली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 78 और 76% बंद सेट के। सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? इसी नोट पर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे आज का एपिसोड। इसका सलूशन जो है, somebody will have to, कोई गवर्नमेंट गिरे ना गिरे, इसका सलूशन तो निकालना पड़ेगा। जो इंडियन, बिकॉज जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, हमारा कमिटमेंट उनके लिए होना चाहिए, रोहिंग्यास के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए नहीं हो सकता है। तुम इलीगल कोई लीगली आना चाहता है, अदनान सामी ने मांगी, मिल गया उसको, सही बात है। आप लीगली इंडिया में आना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। अदरवाइज गवर्नमेंट गिरे या रहे, इसके ऊपर तो शिकंजा कसा जाना चाहिए, बिकॉज इंडियन नेशन का कमिटमेंट, क्योंकि हमारा जो रिलीजियस बिलीफ भी हैं, वहाँ जो हम लोग जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव, वही तो हम बात करते हैं ना जी। हम ये नहीं, वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट नहीं है विच इज़ बेस्ड ऑन कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट की लड़ाई की बेसिस पे था कि चर्च एंड स्टेट को सेपरेट कर दो, वो नहीं था। हमारे यहाँ तो दूसरा ही था, हमारे यहाँ तो ये था कि सब लोग समान हैं। तो जो इंडियन नेशन के हमारे यहाँ है, लखनऊ हैज़ गॉट कल्चर ऑफ जो रिलीजियस हार्मनी, गंगा जमुनी तहजीब। तो इसी तरह और जगहों पे, आप असम में भी जाओ, मैं मिला हूँ वहाँ लोगों से, तो वो कहते थे जितने काले हैं ये बांग्लादेशी हैं। अच्छा। जो असमी मुसलमान है वो काला नहीं है। वो जो बराक वैली में है या ऊपर नॉर्थ लखीमपुर के आसपास हैं, दोज फेलोज वर एंटी दीज फेलोज। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनको भी तो नुकसान होगा भाई। आप जो रिसोर्स शेयरिंग कौन करना, रिसोर्स शेयरिंग। दूसरा, अच्छे भले तुम यार हिंदुस्तान में रहे हो, तुम भी चोर कहलाने लगे, तो कैसे होगा, ये कैसे बात बनेगी? यू कांट बी कॉल्ड आउट। सही बात है। पिछली 10 जनरेशन से हम रह रहे हैं। आपने वो देखा जौनपुर में, उन्होंने कहा कि 7 जनरेशन पहले हम कन्वर्ट हुए, वी आर नॉट कन्वर्टिंग बैक टू हिंदुइज्म बट वी विल ऐड। अगर वो चीमा लिख सकता है पाकिस्तान में, कमर चीमा लिख सकता है, आसिफ नवाज जोंजुआ लिख सकता है, तो हम क्यों नहीं दुबे लिख सकते? तो दे आर इंडियंस,
वो हमारे जो अजलफ कैटेगरी है, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, पसमंदा में कैटेगरी अर्जल से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो हमारे अपने हैं। करेक्ट सर। लेकिन ये बाहर वालों को हम क्यों लें? क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। जी। आई विल नॉट गो बाई कि वो 10 बच्चे पैदा करें, 5 पैदा, वो उसकी अपनी वो एक स्टेट की पॉलिसी है कि उसमें तुम 2 बच्चे पैदा करते हो, 10 बच्चे पैदा करते हो, अगर उस पर स्टेट कोई कंट्रोल नहीं करता है तो वो उनकी स्टेट की मर्जी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। जो इंडियन मुस्लिम है, दे आर अवर ब्रदरन एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। करेक्ट सर। एट एवरी स्टेज दे हैव ऑल द राइट्स। करेक्ट सर। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दे ऑल वर इंडियंस। कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी सर। किसी ने उनके बारे में कभी किसी ने कोई शक किया? कोई शक नहीं करता, क्योंकि देवर आवर्स। कोई मुगल की बात करता है, यस, टिल द एंड देवर ऑलवेज क्लेमिंग तेमुराइड, वो सेंट्रल एशिया से अपनी लीगेसी करते थे, इसलिए वो गड़बड़ था। लेकिन ये तो हमारे अपने हैं यार, हम तो इनको छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। इसका सोल्यूशन तो यही है कि वन हैज़ टू कम डाउन वेरी वेरी हेविली ऑन दिस थिंग, एंड इट्स जो लीगल माइग्रेशन है दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। चाहे कुछ कर लो इसके लिए, एंड पॉलिटिकल कंसेंसस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिटिकल कंसेंसस, बनाना पड़ेगा। सेम ममता बनर्जी पहले तो कुछ और बोलती थी, आज वो कुछ और, अभी हाल में तो कुछ और बोलने लगी, और वो बात करने लगी ना हिंदुओं की कि हम लॉलीपॉप थोड़ी खा रहे हैं बैठे हुए, बिकॉज दीज आर जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, इस पे कहीं एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। एंड इसमें आप देखो कि आपके जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, इट विल नेवर वांट कि हम एक हो। दिस थिंग टू हैपन। चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे कुछ हो, इस तरह से जो चलता रहेगा, ये आपको डिवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। ये एज ए पीपल्स मूवमेंट होना चाहिए। करेक्ट सर। कोई अब्दुल कलाम को तो नहीं बोलता कि वो गलत थे, हुमायूं कबीर को तो नहीं बोलता कि गलत थे, सही बात है। अशफाक उल्लाह खां को तो कोई नहीं बोलता कि वो गलत थे। सही बात है सर। देवर अस। हमारे यहाँ आर्मी में IH लतीफ़ एयर के चीफ बने हैं, ज़मीरुद्दीन शाह डिस्पाइट ऑल दिस, हसनैन हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं यार। करेक्ट सर। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे तो एवरीवन हैज गॉट इक्वल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट में जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को किसी भी तरह से कहीं, सलमान हैदर, सो जो हमारे अपने हैं उनके लिए पूरे राइट्स हैं, जो हमारे अपने नहीं हैं उनका जगह सिर्फ जेल है या डिपोर्टेशन है। तुम जाओ, कहीं जाओ, तुम्हें जाना है। So do you think NRC is a solution? NRC is the solution. It has to come sooner or later. Okay. So है, and CAA is our commitment to those who were trapped in those 3 and all 6. आपने देखा अभी क्रिश्चियंस को भी दिया है उन्होंने, 2 क्रिश्चियंस को जी। गोवा में, हाँ। तो वो भी तो हैं। सिख वहाँ से आप आए हैं अफगानिस्तान से, तो ये तो हमारा कमिटमेंट है क्योंकि वो हमारे अपने हैं। लेकिन हाँ, जो नहीं है अपने, उनके लिए कोई, रोहिंग्यास के लिए हमारे क्या है, जाओ भागो यार इधर से, हमारे तुम क्यों, जो तुमको तुम्हारा अपना देश म्यांमार तुमको नहीं मान रहा, तो हमारे पास क्यों तुम आ रहे हो? करेक्ट सर। हम मानने को तैयार है, तुम लीगल रूट से आओ, यू सीक से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट योर सिटीजनशिप। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने साउथ एशिया बांग्लादेश इशू पर बातें की। किसी और दिन फिर किसी और एपिसोड में मिलेंगे, तब हम लोग जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ और नए इंसाइट्स आपसे लेंगे। एनी टाइम प्रशांत, ऑलवेज। तो दिस वाज मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी विद अस इन धे टीवी, और तब तक देखते रहिए। इनके साथ एक बार हम लोग फिर से कभी और मुलाकात करेंगे किसी और एपिसोड पे, कुछ दूसरे नए जियो पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के साथ। देखते रहिए धे टीवी।